तो कल हम इस टॉपिक से शुरुआत इस टॉपिक पे आ गए थे, कुछ डिस्कशन इस टॉपिक में हमारा हो भी गया था। जैसे हमने देखा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी, सो एट द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द बॉडी। तो इन पे ये जो फैक्टर्स है इन पे डिपेंड करता है कि हाउ मच हीट इज़ रेडिएटेड बाय दैट बॉडी। कुछ टेम्परेचर्स के बारे में मैंने बात की थी और 800 डिग्री एंड 3000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर्स के बारे में भी हमने बात की थी कि उस टेम्परेचर पे कलर कौन सा हमें दिखता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्कशन हमने शुरू कर दिया था, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इसी टॉपिक के अंदर देयर इज़ वन फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज़ एमिसिव पावर। तो अब ये एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर है बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ रेडिएटिंग हीट Q फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ T, और उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो है A, उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो है A। सो द एमिसिव पावर, एक और नाम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ रेडिएंट पावर। तो एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो दिस एमिसिव पावर कैन बी गिवन बाय R, सिंबल उन्होंने R यूज़ किया है, R इज इक्वल टू Q अपॉन AT। सो Q इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट, सॉरी R इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका जो यूनिट रहेगा वो यूनिट रहेगा आपका जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट है वो है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जूल पर सेकंड इज़ यूनिट ऑफ पावर यानी वैट। तो हम यहाँ पे जूल पर सेकंड की जगह पे वैट पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो यूनिट आप इस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यानी एमिसिव पावर के लिए यूज़ कर सकते हो। सो ये इस टॉपिक में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो अभी ऐसा है कि अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें, सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट। तो अगर वो मैक्सिमम हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो मैक्सिमम हीट रेडिएट भी कर रहा है। जैसे हमने कुछ लेक्चर्स में एक इसी टॉपिक के इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि गुड एब्सॉर्बर इज़ अ गुड एमिटर, ये हमने देखा था। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का भी वही है, इट विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट एनर्जी एंड हेंस इट विल एमिट मैक्सिमम हीट एनर्जी। सो एट द सेम टेम्परेचर, सो ब्लैक बॉडी इज़ हैविंग मैक्सिमम एमिसिव पावर। ये याद रखना क्योंकि ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कि एट द सेम टेम्परेचर डैश डैश बॉडी इज़ हैविंग मैक्सिमम एमिसिव पावर, तो वो रहेगा परफेक्ट एब्सॉर्बर, परफेक्ट ट्रांसमिटर एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये ऐसा एक छोटा सा एमसीक्यू आपको आ सकता है। सो ये था एमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। इसके बाद देयर इज अनदर टर्म डिफाइंड एंड दैट टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। पेज नंबर 68 पे ये टर्म डिफाइन की गई है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। So what do you mean by coefficient of emission? So coefficient of emission is basically, suppose R is emissive power of any ordinary body and RB is emissive power of perfectly black body. Then coefficient of emission, इसके लिए सिंबल दिया है E, coefficient of emission सिंबल है small e. Coefficient of emission is defined as ratio of emissive power of ordinary body to emissive power of perfectly black body at same temperature. yes, जब हम ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम चाहिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये एक और फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। सो ये एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है। कुछ नंबर्स फिर से यहाँ पे आ गए, जैसे फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू 1
और एक दिया है यहाँ पे फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर यानी क्या होता है, इट विल रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, दैट मीन्स इट विल नॉट एब्सॉर्ब एनी एनर्जी। इफ इट इज़ नॉट एब्सॉर्बिंग एनी एनर्जी, इट विल नॉट एमिट एनी हीट एनर्जी। सो दैट्स वाई यहाँ पे उसकी जो एमिसिव पावर रहेगी किसकी, परफेक्ट रिफ्लेक्टर की, वो एमिसिव पावर रहेगी 0, और इसलिए फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक और कंक्लूजन आपके सामने है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, वो स्टेटमेंट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, तो दोनों का मतलब बेसिकली सेम ही है। तो कुछ ऐसा है, पहला स्टेटमेंट ये है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। यस, यानी 2 बॉडीज़ है आपके पास, एक ऑर्डिनरी बॉडी है और दूसरी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है पहले तो वो सेम टेम्परेचर पे चाहिए, यानी दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। दूसरा, तो स्टेटमेंट में फिर से बता रहा हूँ, पहली स्टेटमेंट ये है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट है फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी the coefficient of absorption is equal to coefficient of emission at thermal equilibrium। यानी अगर उस बॉडी का टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, सो इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ये है स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन की। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ मिला के क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो इसका जो थ्योरेटिकल प्रूफ है उसके लिए पहले तो आपको कंसिडर करना है एक एनक्लोजर जिसमें एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है। ये ब्लैक बॉडी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी। अब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। लेट Q बी द अमाउंट ऑफ हीट फॉलिंग ऑन बोथ बॉडीज़। दोनों बॉडीज़ पे जो हीट आ रही है, इंसिडेंट हीट, वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, सो नाउ तो अगर हम ऑर्डिनरी बॉडी की बात करें, so how much heat will be absorbed by that ordinary body? If A is coefficient of absorption, then the heat absorbed by that body, यहाँ पे symbol QA, so QA is the heat absorbed and it is given by A into Q, क्योंकि as per the definition of coefficient of absorption, A is equal to heat absorbed divided by total incident heat। आपकी जो टोटल इंसिडेंट हीट है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो है Q। सो QA यानी हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू A इंटू टोटल इंसिडेंट हीट। सो देयरफॉर ये हो जाएगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। व्हाट अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ऐसा है कि QB, अब ये आपके यहाँ पे सिंबल है क्या ऐसा कुछ? एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब जो रहेगी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी में यहाँ पे B लिख देता हूँ। सो इट इज़ इक्वल टू Q ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी इट विल एब्सॉर्ब 100% हीट। तो जितनी हीट उसकी में इंसिडेंट हो रही है उतनी पूरी की पूरी हीट वो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमें क्या बताया कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर जो है वो सेम है और वो कांस्टेंट भी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सो इन दैट केस इसकी जो एमिसिव पावर रहेगी ऑर्डिनरी बॉडी की, एमिसिव पावर R इज़ द एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इट इज़ इक्वल टू क्या रहेगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है उतनी ही हीट उसे एमिट करनी पड़ेगी फॉर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सो R इज इक्वल टू
हीट एब्सॉर्ब्ड, सो आर इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। ये हो गया ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। और अगर अब मैं बात करता हूँ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो इन दैट केस जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है उतनी हीट उसे एमिट करनी पड़ेगी। सो आर बी द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इन दैट केस आर बी इज इक्वल टू कितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, क्यू। सो आर बी इज इक्वल टू क्यू। अब मैं इन दोनों का अगर रेशो लेता हूँ, सो आर अपॉन आर बी, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर ये 1 एंड 2 का मैं रेशो लेता हूँ तो मुझे मिलता है आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्यू। क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये देख लो। सो देयरफॉर आर अपॉन आर बी इज इक्वल टू ए, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा मैं टर्म्स को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, शफल कर देता हूँ। सो आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर बी। So ratio of emissive power of ordinary body to its coefficient of absorption is equal to emissive power of perfectly black body. That is nothing but a first statement. अब इसी में थोड़ा सा चेंज, फिर से इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सो इसको करने की ज़रूरत नहीं, हमें ऑलरेडी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर मिल गई है। सो व्हाट अबाउट आर अपॉन आर बी? आर अपॉन आर बी इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ सेम टेम्परेचर। सो आर अपॉन आर बी आपको मिलता है ई, दैट इज इक्वल टू ए। ये हो गई आपकी किरचॉफ्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट। तो ये है थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ऑफ कोर्स इसमें लिखना बहुत है, आपको प्रॉपर तरीके से सारे सिंबल्स पहले बताने पड़ेंगे, प्रॉपर टर्म्स आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और ये जो मैंने कहा कि एज्यूम टू बॉडीज़, वन इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड अनदर इज़ ऑर्डिनरी बॉडी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन आप बना के लिख लो, क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा और पेपर में भी आपको प्रॉपर तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। ये तो बस एक रफ वर्क है, ये स्टेप्स मैंने बस एक्सप्लेन की है, बट इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखना भी है। सो इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। सो ये था आपका थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर किरचॉफ्स लॉ। एक बार फिर से मैं ये पूरा प्रूफ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, यानी दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये दूसरी स्टेटमेंट। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए? सो वी आर एज्यूमिंग एन एनक्लोजर, ठीक है, और इस एनक्लोजर में एक है आपकी ब्लैक बॉडी और दूसरी है आपकी ऑर्डिनरी बॉडी। बोथ आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है। और एक इंक्लोजर में होने की वजह से दोनों के ऊपर जो इंसिडेंट हीट है जितनी आ रही है दैट इज सेम। सो लेट अस अज्यूम कि Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन बोथ बॉडीज। तो दोनों पे हीट एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है वो सेम है। तो अभी हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगी? इफ A इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन देन हीट एब्सॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी QA इज इक्वल टू A इंटू Q, ये एज पर द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। व्हाट अबाउट ब्लैक बॉडी? सो ब्लैक बॉडी के लिए हमें पता है कि ब्लैक बॉडी विल एब्सॉर्ब 100% इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, सो दैट्स वाई QB इज इक्वल टू Q, ठीक है, ये हमें मिल गए। व्हाट अबाउट एमिशन? एट द सेम टाइम दे आर एमिटिंग एनर्जी, क्योंकि अगर वो हीट एब्सॉर्ब ही करते रहेंगे और एमिट नहीं करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और हमने क्या कहा है कि टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम। सो इन दैट केस जितनी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही हीट वो एमिट भी कर रहे हैं। सो दिस इज एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी एंड दैट इज नथिंग बट A इंटू Q, क्योंकि इतनी हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सो दैट्स वाई उतनी ही हीट एमिट करेंगे पर यूनिट टाइम per unit area. So R is equal to A into Q. This is for ordinary body. What about black body? Black body is absorbing heat Q per unit time per unit area. So same amount of heat will be emitted by that body per unit time per unit area. So RB, that is emissive power of perfectly black body, is equal to Q. So R upon RB, मैंने 1 and 2 का रेशियो ले लिया। So R upon RB is equal to A into Q upon Q. Q Q कैंसल, R upon RB is A, तो A को इधर लाया और RB को इधर लेके आया।
R upon A is equal to RB. दिस इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। दूसरी स्टेटमेंट कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को आप देख लो, R upon RB ये क्या है, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट E एंड E इज इक्वल टू A। ये दूसरी स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई। सो स्टेटमेंट दो है बट मीनिंग बेसिकली दोनों का एक ही है, डेरिवेशन इसका एक ही है। सो ये था थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। और स्टेटमेंट जैसे मैंने कहा 3 मार्क्स के लिए ये आपको आ सकता है। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, क्योंकि कई बार इसके प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में। सो दैट्स इट। अब मैं शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका नहीं थोड़ा सा डिस्कशन है, चलो वो पहले देख लेते हैं। तो एक ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 पे। हेडिंग है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी की है, तो हम भी थोड़ा बहुत उनको देख लेंगे। बट इसका जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे है, दैट इज़ वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसको हम पहले बाद में देख लेते हैं, पहले ये है क्या इसको ज़रा समझ लेते हैं। आपको दिख रहा है कि वेवलेंथ इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड द एमिसिव पावर इज़ एट वाई एक्सिस, और ये अलग अलग टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक बार फिर से बता दें ये ग्राफ है क्या। ये ग्राफ है बेसिकली उन्होंने क्या किया, हर एक वेवलेंथ पे कितनी एमिसिव पावर आ रही है वो नोट किया, और वो भी अलग अलग टेम्परेचर पे। तो पहले 3000 टेम्परेचर कर लिया। 3000 टेम्परेचर पे उन्होंने चेक किया कि अगर हर एक वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर कितनी है, तो उन्होंने ये ग्राफ नोट किया कि ये वेवलेंथ है तो एक वेवलेंथ के लिए इतनी एमिसिव पावर है, एक वेवलेंथ के लिए इतनी है, और ये मैक्सिमम यहाँ पे है। यानी ये जो वेवलेंथ है जहाँ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है, ये जो वेवलेंथ है जहाँ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है, उसको उन्होंने कहा लैम्डा मैक्स। यस, अब उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनको इस तरह का ग्राफ मिला। अब वेवलेंथ जहाँ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम है वो वेवलेंथ यहाँ पे उनको मिल रही है। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि इनिशियली ग्राफ ऐसे बढ़ता है और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद फिर से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो एक वेवलेंथ है जहाँ पे आपको एमिसिव पावर मैक्सिमम मिल रही है। देखो ये लैम्डा मैक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है। ये लैम्डा मैक्स यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एट दिस वेवलेंथ एमिसिव पावर इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इज मैक्सिमम एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ग्राफ बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, और एक मैक्सिमम पीक पे वो जब जा रहा है तो उस पीक वाली एम्पलीट्यूड वेवलेंथ जो है उसको हमने कहा है लैम्डा मैक्स। फिर टेम्परेचर बढ़ा है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अब वो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो यहाँ पे आ गई है, ये उनको मिल रही है। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है। अगर ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ से ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये जो लैम्डा मैक्स है वो कम 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 हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो वेवलेंथ कम हो रही है इसी के लिए ये है वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बट उसको शुरू करने से पहले मैं एक बार कुछ पॉइंट्स है आपके इस बुक में वो ज़रा देख लेते हैं। सो एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हम देख रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि हर एक वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर सेम है, हर एक वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर अलग अलग है। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि एमिसिव पावर जो है जैसे आप हर एक वेवलेंथ के लिए चेक करते हो तो इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू एंड अगेन इट डिक्रीजेस। तो ऐसा इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला ऐसा आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे इनका कहना ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड। एरिया अंडर दैट कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड। फोर्थ पॉइंट इज वही कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो लैम्डा मैक्स है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो लैम्डा मैक्स है वो कम होता जाएगा। पांचवा पॉइंट है एट हायर टेम्परेचर एनर्जी रेडिएटेड इज़ हायर, ये उन्होंने कहा है। और सिक्स वाला जो पॉइंट है उन्होंने ये कहा है कि एट 300 केल्विन, यानी अगर एक ब्लैक बॉडी रूम टेम्परेचर पे है
तो रूम टेम्परेचर के लिए जो लैम्डा मैक्स है वो उन्होंने दिया है 5 × 10⁻⁶ मीटर। यस, अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इट इज़ एट रूम टेम्परेचर, सो इट्स इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट अ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁶ मीटर। ये पॉइंट थोड़ा आप याद रखना फॉर रूम टेम्परेचर। सो फॉर रूम टेम्परेचर द लैम्डा मैक्स इज 5 × 10⁻⁶ मीटर, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है। सो अब ये जो वेवलेंथ है ना, दिस ऑल वेवलेंथ्स आर ग्रेटर दैन रेड कलर लाइट, और इसलिए उन्होंने कहा है कि दीज आर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। यस, दीज आर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। तो इसको आप ज़रा मार्क कर लो, क्योंकि इसके ऊपर MCQ आ सकता है। एक तो ये वैल्यू पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि द वेवलेंथ्स विच आर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट रूम टेम्परेचर इज़ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह वगैरह। तो याद रखना, दीज आर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने थे, ये पॉइंट्स नोट कर लो। ये पूरे के पूरे कंक्लूजन्स है फॉर दिस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में आप डाउट डाल सकते हो। नेक्स्ट, अब इसी डिस्कशन के आधार पे हमारे पास है ये वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज रेडिएटेड, द वेवलेंथ एट विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Yes, the wavelength at which emissive power is maximum, that wavelength is inversely proportional to temperature। और ये हमें यहाँ से दिखाई देता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी जो वेवलेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम एमिसिव पावर मिल रही है वो वेवलेंथ कम कम हो रही है। और इसी के आधार पे ये कंक्लूजन, यानी ये जो लॉ है ये बना है। यहाँ पे एक यस कांस्टेंट है, उसे कहते हैं वायन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी है। इट इज़ 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन। यस, यूनिट, वायन्स कांस्टेंट का यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। मीटर केल्विन, कभी कभी यूनिट भी पूछा जा सकता है, सो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर ये क्लियर है तो अभी हम, हाँ, इसका यूज़ क्या है? आखिरी में एक स्टेटमेंट दिया, दिस लॉ इज़ यूजफुल टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। यानी पर्टिकुलर स्टार से एक हीट एनर्जी अगर आप रिसीव कर सकते हो तो उसकी जो हीट एनर्जी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका टेम्परेचर कितना है। यानी हमें बस उसकी वेवलेंथ मेजर करनी है। इफ़ वी कैन डिटेक्ट द वेवलेंथ, इफ़ वी कैन डिटेक्ट वेवलेंथ, वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट इट्स टेम्परेचर, बिकॉज बी तो हमें पता है कितना है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एंड दैट इज़, हाँ, और एक चीज़, बीच बीच में कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं, वो सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका मेरे ख्याल से स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये क्या है ये भी हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका वो लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये क्या कहता है कि द रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया, द रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया। अब रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? इट इज़ नथिंग बट, पहले तो रेट ऑफ एमिशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, और वो भी पर यूनिट एरिया, यानी दिस इज नथिंग बट एमिसिव पावर। सो दिस एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सो ये लॉ जो बेसिकली स्टेट किया गया है, दिस इज़ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बट ऑफ कोर्स इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बॉडीज एज वेल। कैसे, वो बाद में देख लेते हैं। फिर से एक बार स्टेटमेंट में बता देता हूँ। ये जो लॉ है ये कहता है कि द rate of emission per unit area is directly proportional to the 4th power of absolute temperature of perfect black body। ये है उसकी स्टेटमेंट। तो बेसिकली उनको सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहिए था कि एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
4th पावर ऑफ टेम्परेचर। बहुत उन्होंने वर्ड्स थोड़े घुमा दिए, उन्होंने वर्ड्स कैसे रहे, रेट ऑफ एमिशन। नो, रेट ऑफ एमिशन का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया भी ऐड हो गया। इट इज़ नथिंग बट हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इसलिए ये स्टेटमेंट के बाद आप अगर उसके सिम्बॉल्स देखते हो, यानी वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हो, सो इट इज़ आर proportional to T raised to 4, where R is nothing but emissive power. So emissive power is directly proportional to 4th power of absolute temperature. जी हाँ, temperature should be in Kelvin. So ये है उसकी basic statement. अब इस statement में of course there has to be a constant of proportionality. So R is equal to sigma T raised to 4. Sigma is the symbol for constant of proportionality. सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। हाँ जी, अब यूनिट क्या रहेगा, तो यूनिट के लिए देख लेते हैं सिग्मा का एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है। तो सिग्मा का एक्सप्रेशन बनता है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू R अपॉन T raised to 4। तो यहाँ से R का जो यूनिट है, R का जो यूनिट है वो क्या है, इट इज़ जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और ये आ गया T raised to 4, सो पर केल्विन raised to 4। तो उन्होंने जो यूनिट दिया है वो कुछ इस प्रकार से है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन raised to 4। ये है आपका यूनिट किसका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये उसका यूनिट आ रहा है और ये है उसकी वैल्यू, टेक्स्ट बुक में दी है, उसे आप अच्छे से पढ़ लो। बस इतना ही ये लॉ है। तो स्टेटमेंट ही पूछी जाएगी, देयर इज़ नो मैथमेटिकल प्रूफ और समथिंग लाइक दैट। और ये लॉ ये भी कहता है कि ये जो हीट रेडिएटेड है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इवन वायर्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये भी, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द बॉडी। यानी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपने अलग अलग मटेरियल से भी बनाई, परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपने अगर अलग अलग मटेरियल से भी बनाई तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अब ये था बस हीट रेडिएटेड बाय दैट बॉडी। नो एक एज्यूम करते हैं हम कि मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T और इसे हमने रखा है सराउंडिंग में, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। इन दैट केस ये बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, सराउंडिंग भी है वो भी तो हीट रेडिएट कर रही है। सो ये हीट रेडिएट कर रही है, मान लो ये यहाँ पे कुछ सिंबल्स होंगे, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़, ऑर्डिनरी बॉडी को देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बॉडी का ऐसा है कि ये हमने स्टेट किया है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बट व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी बॉडीज। सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज वी कैन राइट द रेट ऑफ एमिशन इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4, पर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी। सो यहाँ पे क्या चाहिए था, यस देयर हैज़ टू बी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन उन्होंने यूज़ किया है, आप देख सकते हो इक्वेशन 3.47। सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज स्टीफन्स लॉ कैन बी रिटन लाइक दिस, R इज इक्वल टू E सिग्मा T raised to 4। और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी में R इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4। पर अगर ऑर्डिनरी बॉडी है तो यहाँ पे आपको सिग्मा T raised to 4 को उस ऑर्डिनरी बॉडी के कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको स्टीफन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा डिस्कशन आपके पेज नंबर 71 में दिया है। आगे है कि अगर एक बॉडी, ये जो डिस्कशन है अभी मैं कर रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ये इसको हीट दे रहा है और ये भी इसको हीट दे रहा है। इसको मैं अभी ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से मैं कंक्लूड करूँगा इसके बाद वाले क्लास में। बहुत ही 5 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज हमने क्या क्या लिया इस लेक्चर में, किरचॉफ्स लॉ लिया है, इन द वायर्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिया है,
और ये लिया है आपका स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये तीनों लॉज हमने लिए हैं। इसमें थ्योरेटिकल प्रूफ है आपके बस किरचॉफ्स लॉ के लिए है, और वेन्स के लिए एज वेल एज स्टीफन्स लॉ के लिए कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ आपको नहीं है। सो इनकी स्टेटमेंट तो पक्का आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, और किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। इस टॉपिक को मैं इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ।